इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं अदिति त्यागी हूँ। टाइम मशीन में आपका स्वागत है। आज टाइम मशीन में बात करेंगे वर्ष 1987 की, वो साल जब कपिल देव ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया था, जब ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारत ने किया था सियाचिन को फतेह। इसी साल ही भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू करने से पहले आखिर क्यों पाकिस्तान की तरफ से खेले थे सचिन तेंदुलकर? क्यों दिल्ली के 30 हजारी कांड के बाद फूके गए थे आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी के पुतले? और रामायण को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट न करने के लिए कांग्रेस ने बनाया था कौन सा बहाना? तो चलिए 1987 की 10 अनसुनी अनकही कहानियां देखने के लिए चलते हैं हमारे स्पेशल टाइम मशीन में। गलियों और सड़कों में पसरा सन्नाटा, हर घर से सुनाई देती सिर्फ रामायण की गूंज। दूरदर्शन पर जब रामायण धारावाहिक का प्रसारण होता तो पूरे देश में कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देती थी। 25 जनवरी 1987 को रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण का पहला एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। पहली बार रंगीन में रामायण देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सभी टेलीविजन से बंध गए। फिर क्या था, रामायण ने ऐसा इतिहास बनाया जिसे आज तक कोई भी टेलीविजन सीरियल तोड़ नहीं पाया। टीवी पर रामायण देखने के लिए सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पड़ोसी और मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो जाते थे। राम सीता के किरदार स्क्रीन पर आते ही लोग श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ लेते थे। जब रामानंद सागर ने धारावाहिक रामायण बनाने का ऐलान किया तो शायद उन्हें भी इसके इतना कामयाब होने का यकीन नहीं था। ज्यादातर लोगों ने रामायण सीरियल बनाने के उनके इस फैसले की आलोचना की, लेकिन रामानंद सागर ने अपना फैसला नहीं बदला। सरकार भी रामायण और महाभारत जैसी सीरियल के दूरदर्शन पर प्रसारण को लेकर तय नहीं कर पा रही थी। हालांकि दूरदर्शन से जुड़े अधिकारियों की तरफ से इसके पक्ष में दलील रखने के बाद इन सीरियल्स को हरी झंडी मिल गई। पाकिस्तान की नजर हमेशा से ही सियाचिन हड़पने पर रही है। 1984 में एक बार फिर उसने सियाचिन पर कब्जा करने की चाल चली, लेकिन उसके नापाक प्लान की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना न सिर्फ चौकन्नी हो गई, बल्कि उसने सियाचिन पर नियंत्रण की योजना भी तैयार कर ली। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत और इसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून को सौंपी गई। 12 अप्रैल 1984 से ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया, जिसको सफल बनाने में भारतीय वायुसेना के MI-17, MI-6, MI-8 और चीता हेलीकॉप्टर्स ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। ये अपनी तरह का एक अलग ही ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर 1987 में फतेह हासिल की थी। पाकिस्तान के लिए ये हार काफी शर्मनाक थी। अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से मशहूर दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही लोगों के अंदर डर का खौफ बैठ जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1987 में एक मैच के दौरान तत्कालीन क्रिकेट कैप्टन कपिल देव दाऊद इब्राहिम से शारजाह ड्रेसिंग रूम में भिड़ गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से पहले दाऊद इब्राहिम इंडियन क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम में पहुंचा और उसने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से कहा, अगर कल होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो मैं सभी खिलाड़ियों को एक टोयोटा कोरोला कार गिफ्ट करूं। दाऊद का ऑफर सुनते ही सभी क्रिकेटर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कपिल देव तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर ड्रेसिंग रूम में आए और उन्होंने जब ये ऑफर की बात सुनी तो दाऊद की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन है? चल बाहर चल। कपिल की यह बात सुनकर दाऊद उस वक्त बाहर आ गया, लेकिन जब कपिल को दाऊद इब्राहिम के बारे में पता चला तो कपिल देव ने इस पर खेद भी प्रकट किया। आज भी कपिल का ये किस्सा शाहजहां ड्रेसिंग रूम कांड के नाम से जाना जाता है।
अगर आपसे कहा जाए कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेले थे, तो क्या आप इस पर यकीन कर पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है। जी हाँ, वो साल 1987 का था और उस वक्त सचिन महज 13 साल के थे। हालांकि वो मैच प्रैक्टिस मैच था जिसमें सचिन पाकिस्तान की तरफ से खेले। दरअसल पाकिस्तानी टीम 5 टेस्ट मैच और 6 वनडे खेलने के लिए भारत दौरे पर आई थी। सीरीज की शुरुआत से पहले 20 जनवरी 1987 को भारत और पाकिस्तान के बीच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 40-40 ओवरों का एक प्रदर्शनी मुकाबला खेला गया। सचिन तेंदुलकर ने इसका जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में किया है। जब भारत की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो लंच में जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर ने फील्ड छोड़ दी। पाकिस्तान के पास सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे में 14 साल के सचिन को पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करने उतरना पड़ा। खुद तेंदुलकर ने पाकिस्तानी टीम से फील्डिंग के लिए पूछा था। सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की टीम के लिए करीब आधे घंटे तक फील्डिंग की। पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान ने सचिन को वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तैनात किया था। दिलचस्प बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ने बाद में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ ही की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में की जाती है। शायद यही वजह है कि वो सचिन तेंदुलकर समेत हजारों क्रिकेटरों के रोल मॉडल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ट मैच में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर भी सुनील गावस्कर ही हैं? जी हाँ, 1987 में सुनील गावस्कर ने अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले क्रिकेटर थे। अपने पूरे करियर के दौरान बिना हेलमेट बल्लेबाजी करने वाले गावस्कर गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। 16 साल के लंबे करियर में उन्होंने 233 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 13,214 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर इतिहास रचा था। साल 1986 में जहां राजीव गांधी पर दिल्ली के राजघाट पर हमला हुआ, तो वहीं हमले की ये घटना एक बार फिर दोहराई गई। लेकिन इस बार वक्त और ठिकाना दूसरा था। इस बार राजीव गांधी पर हमला हुआ भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में, और ये हमला करने वाला श्रीलंका का एक नेवी अफसर था। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके तहत राजीव गांधी कोलंबो पहुंचे थे। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। इस दौरान अचानक एक सैनिक ने उन पर हमला कर दिया। नौसैनिक विजितारोहण विजयमुनि ने पीएम राजीव गांधी पर बंदूक के बट से वार किया। राजीव गांधी सही समय पर झुक गए, लेकिन राइफल उन्हें जरूर लगी। इसके बाद राजीव गांधी को फौरन उनके गार्ड्स ने घेर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री पर विदेश में हमला हुआ हो। हालांकि तुरंत ही राजीव गांधी पर हमला करने वाले विजयमुनि को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसका कोर्ट मार्शल हुआ और उसे 6 साल की सजा सुनाई गई। जयललिता अन्नाद्रमुक के संस्थापक और तमिल फिल्म एक्टर एमजी रामचंद्रन उर्फ एमजीआर के बेहद करीब थीं। जयललिता ने एमजीआर के साथ 28 फिल्मों में काम किया। एमजीआर और जयललिता के रिश्ते ने काफी सुर्खियां बटोरी। जयललिता एक बार खुद बता चुकी थी कि एक बार थार रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान एमजीआर ने उन्हें गोद में उठा लिया था ताकि उनके पैर न जलें। एमजीआर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार तो थे ही, साथ ही वे भारतीय राजनीति के सम्मानित नेता भी थे। उनके कहने पर जयललिता ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर राजनीति में एंट्री ले ली। 24 दिसंबर 1987 के दिन एमजीआर ने लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बात जयललिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी।
MG रामचंद्रन के आखिरी दर्शन के लिए जब जयललिता राजाजी हॉल पहुंची तो उन्हें वहां पर घुसने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी जयललिता ने हार नहीं मानी और किसी तरह MGR के दर्शन किए। MGR की अंतिम यात्रा में भी जयललिता के संग बदसलूकी हुई थी। बावजूद इसके जयललिता 21 घंटे तक उस जगह पर मौजूद रही जहां MGR का शव रखा था। इतना ही नहीं, जब MGR का अंतिम संस्कार किया गया तो वहां जयललिता को नहीं जाने दिया गया। सती प्रथा भारतीय समाज के इतिहास में सबसे शर्मनाक कुरीतियों में से एक है। भारत में सती प्रथा की आखिरी घटना हुई थी 1980 के दशक में। सती प्रथा की आखिरी पीड़ित थी 1987 में राजस्थान की रहने वाली एक 18 साल की लड़की रूप कंवर। रूप कंवर राजस्थान के सीकर जिले के एक राजपूत परिवार की लड़की थी। जनवरी 1987 में उसकी शादी देवराला गांव के रहने वाले 24 साल के माल सिंह शेखावत से करवा दी गई। माल सिंह कॉलेज में BSc का छात्र था और शादी के कुछ ही महीनों बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लंबे समय तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के बाद 3 सितंबर 1987 को माल सिंह शेखावत का देहांत हो गया। 4 सितंबर 1987 को माल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता पर उसकी पत्नी रूप कंवर को भी जिंदा जला दिया गया था। महिला संगठनों ने इस घटना पर खूब आपत्ति जताई थी। नारीवादी कार्यकर्ताओं और आंदोलनों के चलते साल 1987 में ही सती निवारण कानून पारित किया गया, जिसमें 1 साल से उम्र भर की कैद का प्रस्ताव रखा गया। साल 1987 में बिहार में एक जेल को तोड़कर करीब 50 कैदी वहां से भाग गए थे। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है कि अपराधी के तौर पर सलाखों के पीछे कैद 50 लोग भाग गए थे। 11 मार्च 1987 ये वो तारीख है जब बेगूसराय की एक जेल को तोड़कर करीब 50 नामी और कुख्यात अपराधी भाग गए थे। इस घटना के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और प्रशासन भी अलर्ट हो गया था, लेकिन बिहार में अक्सर ऐसी घटनाएं हुई हैं जब जेल तोड़कर कैदी भागे हैं। साल 1987 में देश की पहली ATM मशीन की शुरुआत हुई थी। ये वो साल था जब देश में राजनीतिक और आर्थिक तौर पर स्थिति बदल रही थी। तभी देश में पहले ATM का आगाज हुआ। देश का पहला ATM मुंबई में HSBC बैंक की शाखा ने लगाया था। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 2022 तक देश में करीब 2.5 लाख से ज्यादा ATM मशीनें काम कर रही हैं। आज के लिए टाइम मशीन में बस इतना ही। कल टाइम मशीन जी न्यूज पर शाम 6:30 बजे आपको लेकर जाएगी 1988 की 10 अनसुनी और अनकही कहानियों में। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति